नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, भारतीय एकता और भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा और भारतीयता आधारित सद्भाव और भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत और प्रेम इत्यादि के लिए जो कोशिश चल रही है और भारतीय अवाम ताकत दल इसमें बिल्कुल सतत और हमेशा लगा हुआ है और हमारी जो भारतीय अवाम है उसमें वो भी इसमें शामिल हो रही है, वो भी इसके महत्व और इसके अहमियत को समझ रही है और भी सोशल मीडिया पर ये दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है वो कितने जज्बे के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं और इसको मजबूती दे रहे हैं। वो थोड़ा सा सामने जाकर के उनके सामने जाकर के जो कि मैं आने वाला भी हूँ और चूंकि चुनाव भी सामने आ गया है और पैर की तकलीफ भी थोड़ी कम हो रही है और जल्दी मैं आ रहा हूँ। ये तो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ लेकिन मैं आ रहा हूँ तो इसका आकलन और भी बढ़ जाएगा। दूसरी ओर जो परिदृश्य यह है कि भारतीय एकता एक तो इन समूह ने पहले से ही तोड़ रखी है। भारतीय एकता की ये मुहिम जो है भारतीय अवाम ताकत दल चला रहा है और हमारी अवाम जो शिरकत कर रही है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो पहले से भारतीय एकता को तोड़ रहे थे, तरह तरह से जो है वो एक नाटकीय रूप जो है वो उनके सामने आ रहे हैं और उसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके पहले एक आवश्यक बात यह है कि और इसके संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार इसी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से बताया है और बताने की कोशिश की है कि जो हमारी आवाम की जो सेवा है, जो उसको खिदमत करना है और जो उसकी समस्याएं और तकलीफों को जो दूर करना है, उसके प्रति भारतीय अवाम ताकत दल वो उतना ही संजीद है, उतना ही गंभीर है। उसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि जब भी अपने आदरणीय
भारतीय अवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण भारतीय अवाम ताकत दल को आएगा तो वह अपने परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो शासन प्रशासन का की जो शैली या मॉडल, सख्ती और अनुशासन, और हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का सख्ती, अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन, इन्हीं आदर्शों का अनुसरण करके अपने शासन प्रशासन को सख्त, अनुशासित, चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष, ये चार चीजें, सख्त, अनुशासित, चुस्त दुरुस्त और निष्पक्ष बना करके अपनी आवाम की खिदमत वो करेगा, उनकी सारी तकलीफों को दूर करेगा और उनको ये इस दयनीय स्थिति से उनको निकालने की कोशिश करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि उपकरण मिलते ही कोई ये बिजली का बटन नहीं है कि दबाया और सारी समस्याएं तुरंत हल हो गई। ये वो भी जानते होंगे कि सेवा जो दी जाएगी इसी सरकारी तंत्र के द्वारा दी जानी है। सरकारी तंत्र को इन सबों ने 60-70 सालों से किस कदर उसको निकम्मा, उसको भ्रष्ट, उसको पक्षपाती और हरामखोर वो बनाया हुआ है। जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब कि सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी ऐसे नहीं है कि सभी भ्रष्ट हैं, सभी जो है वो निकम्मा और सभी पक्षपाती और सभी हरामखोर हैं। लेकिन ये बीमारी है और यदि यानी कुछ प्रतिशत है या थोड़ा उससे ज़्यादा भी है तो सिस्टम को तबाह करने के लिए, जिस प्रकार की तालाब में एक भी मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा करके रख देती है। तो यदि इस शासन प्रशासन की तालाब में यदि 2-4 मछलियां हैं या इस तरह से हैं तो पूरे माहौल को वो गंदा करके रख देती हैं। थोड़ा सा उसकी सफाई और अपने आवाम की खिदमत लायक बनाने में वक्त लगेगा तो उतना थोड़ा सा हमारी आदरणीय आवाम को थोड़ा सा धैर्य वो रखना पड़ेगा। लेकिन खिदमत जो है बारी और बराबरी के वसूल पर, बारी और बराबरी के सिद्धांत पर ही दी जाएगी। बारी बराबरी का मतलब यह है कि सब लोग बराबर हैं और आपके काम होने की बारी है। वो बारी किसी भी हालत में टूटेगी नहीं, किसी के भी प्रभाव में वो टूटेगा नहीं कि वो रसूख वाला कोई नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री का बेटा है या राष्ट्रपति का बेटा है। सबको उसी लाइन के क्रम में आना है और बराबरी का सिद्धांत है और उसके अनुसार आपका काम जरूर होगा, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी पक्षपात के, बगैर आपको किसी भ्रष्टाचार का शिकार हुए। और काफ़ी सेवाएं आपके द्वार पर, मतलब कि वो पंचायत के दफ्तर से, इसका भी वर्णन किया गया था कि जो कुछ भी आपको सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है वो उसकी व्यवस्था जो पंचायत का जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, वहीं पर आपको जमा करना है। और भारतीय जनता दल उसी पंचायत के दफ्तर से वो तहसील का कार्यालय, ब्लॉक के कार्यालय, थाने के कार्यालय, बिजली विभाग के कार्यालय या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी के कार्यालय का ये बीच में एक प्रभावकारी और एक इफिशिएंट कम्युनिकेशन माने संचार की व्यवस्था करेगा और वहाँ से और वहीं से बन करके वो प्रमाण पत्र या कागज
वो उसी पंचायत के दफ्तर में ही आ जाएगा और नियत समय के अंदर आ जाएगा और वहीं से आपको वो प्रमाण पत्र आपको उठा लेना होगा। और उसी पंचायत के दफ्तरों में एक कॉल सेंटर भी होगा। उस कॉल सेंटर से यह जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी कि यदि हमको अमुक प्रमाण पत्र चाहिए तो कौन कौन से कागज हमको जमा करने होंगे। इस तरह की एक सोच है भारतीय जनता दल की, जिसके अभाव में हमारे तमाम जो भारतीय भाई बहन हैं इसके गांव गिराज के, वो छोटे छोटे कागज या प्रमाण पत्रों के चक्कर में तमाम तहसीलों का चक्कर लगता है, भ्रष्टाचार के शिकारी होते हैं, बार बार वो जाते हैं, उनके पैसे रुपए खर्च होते हैं, परेशानी उनके अलग से होती है। तो हम इस तरह की बातें तो उसका एक मुफ्त समाधान कि उनके दरवाजे पर, मतलब पंचायत के दफ्तर से ही वो मिल जाना है, बगैर किसी भ्रष्टाचार का शिकार हुए, बगैर कोई दौड़ लगाए, बगैर किसी परेशानी के, बगैर कोई किसी खर्चे के। ये एक सोच है और इसको और इसके विषय में कई लोगों ने कहा कि सर यदि आप ये करवा देंगे तो हमारे गांव देहात की जो है करीब 25 से 30% परेशानी उनकी दूर हो जाएगी। एक मुकदमेबाजी का भी बड़ा अभिशाप है, उसको भी, उस अभिशाप से भी वो मुक्ति दिलाएगा। ये मुक्ति दिलाएगा ये भारतीय अवाम ताकत दल। और जो है और जो ये सबसे पहले ये है कि कानून व्यवस्था सुरक्षा, उसके विषय में भी भारतीय जनता के दल ने बताया हुआ कि आवाम को न्याय देने का पहली और सबसे अधिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की ही होती है। न्याय चूंकि सरकार उसको दे नहीं पाती है जो कि उसको देना चाहिए, तब हमारी आवाम जो है वो न्यायालय या अदालत की ओर रुख करती है और वहाँ भी न्याय मिल नहीं पाता है, बहुत देर से मिलता है। और कभी कभी न्याय जो है वो पक्षपाती भी हो कभी क्या अक्सर लोग तो शिकायत करते हैं, अक्सर न्याय पक्षपाती हो जाता है, न्याय बिक भी जाता है। और न्याय के विषय में वो एक तख्ती लगी रहती है, दो तख्ती आपको देखने को मिलती होगी, माने एक प्रचार न्याय के विषय में। एक रात एक उनका यानी काफी दम रहता है, काफी एक दावा रहता है न्याय विभाग का या न्यायपालिका ही मान लीजिए। तो न्याय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दावा रहता है, जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। मतलब देर से मिला हुआ न्याय जो है वो न्याय नहीं होता। लेकिन वो न्यायालय जो है इसी सिद्धांत की, जिसका वो दावा करता है कि जस्टिस डिलेड इज दी जस्टिस डिनाइड, इसी की बार बार वो हत्या करता है। जो फैसला उसको एक आध महीने में मिल जाने चाहिए, सालों साल पीढ़ियों तक लग जाता है। तो पता नहीं यानी इसका दम्भ जो है वो न्यायालय क्यों भरता रहता है। तो यह भी एक न्यायालय का सबसे बड़ा पाखंड है कि एक ओर तो कहता है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, मतलब कि देर से मिला हुआ न्याय होता ही नहीं है। तो इसको वो कहता भर है, लेकिन इसकी बार बार वो हत्या करता है। दूसरा, अब हर एक मजिस्ट्रेट के पीछे लिखा रहता है कि वादी का हित सर्वोच्च है, माने जो न्यायालय में पहुंचा है उसका हित, जबकि वो सबसे अधिक बलि का बकरा बनता है। न्यायालय पहुंच जाइए, फिर एक दूसरे अन्याय का, क्योंकि एक अन्याय से निजात पाने के लिए आप जो है एक अन्याय से निजात पाने के लिए आप जो है वो न्यायालय के पास आते हैं, और जो ही न्यायालय में आप जाते हैं एक दूसरे अन्याय का चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। ये सबको पता है। तो वहां भी न्याय मिलता नहीं है।
आम आदमी को। और जो रसूख वाले हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो सब कुछ खरीद लेते हैं, गवाहों को भी खरीद लेंगे और न्याय को भी खरीद लेंगे। तो वहां भी न्याय का दुखड़ा है। तो इन सब को देखते हुए भारतीय जनता दल का जो मानना है कि न्याय देने की सबसे पहले और सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, और वो न्याय देगी हर मामले में, और काफी संभव है कि मौके पर देगी। और उसमें सबसे न्याय का जो माने घटक है, अवयव है, कंपोनेंट है, वो है कानून व्यवस्था को लेकर के। जैसे हमारी बहू बेटी है, बच्ची है, वो सुरक्षित और अपने को प्रतिष्ठित महसूस करे। तो निश्चित तौर पर जो कानून व्यवस्था है या पुलिस की जो व्यवस्था है, वो इस कदर चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष और प्रभावशाली बनी रहेगी कि जो अपराधिक वृत्ति के लोग हैं, अपराधी किस्म के, वो कोई भी अपराध करने के पहले 1000 बार सोचेंगे। और कोई घटना हो गई हमारे बहू बेटियों के साथ, कानून अपने स्थान पर, उसको निश्चित है कि जो उसकी जगह है, हाँ, ऐसे अपराधियों को निष्पक्षता पूर्वक, ऐसा कि कोई पक्षपात से बहुत दूर उस अपराधी का पता करके और उसको वो सजा न्यायालय तो वो देता रहेगा, शासन प्रशासन उसको वो सजा देगा कि उसकी सात पुश्त की पीढ़ियां भी भूल जाएंगी, ताकि अपराधी के मन में दहशत हो। इसका मुख्य मकसद है अपराधी के मन में दहशत हो। लेकिन अपराधी की पहचान भी सही, बिल्कुल निष्पक्ष और सही होनी चाहिए, और उसको भारतीय जनता दल इसको सुनिश्चित भी करेगा। अपराधी तो दहशत यदि है, तो जो अपराधी माने जो सोच के लोग हैं, अपराधी वृत्ति के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, उनके मन में दहशत होगी। आम आवाम बिल्कुल जो है बेखौफ अपना आएगी जाएगी, सभी काम करेगी। इस सिद्धांत पर, इसी रेखा पर, इसी वसूल पर और इसी सोच के साथ भारतीय जनता दल अपनी आवाम की खिदमत की बात सोचता है और उसको जमीन पर उतारेगा। और जो किसान का जो है उपज का मूल्य जो है, यानी धान है, गेहूं है, वो खुद खरीदेगी सरकार। जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी का नाम जिसे अब लोग कहते हैं, इस पर खरीदेगी और पेमेंट वहीं पर मौके पर ही उसको मिल जाएगा। गन्ने के विषय में खुद मौके पर ही वो सरकार खरीदेगी और पेमेंट उसको वहीं पे मिल जाएगा। हाँ, यानी नित्य मैंने डेली या तुरंत जो है तो पेमेंट जो है उतना संभव नहीं होता है, लेकिन एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते के अंदर उसको मिल जाएगा, चेक ही मिलेगा। और चेक को वो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जहाँ भी जिस बैंक में जिस खाते में लगाना चाहें वो लगा लें। तो और फिर वो गन्ना और फिर जो माने मिल मालिक हैं, वो ये सरकार का विषय रह जाएगा कि वो जो गन्ना जो है जो सप्लाई करना उसका आपस में क्या हिसाब किताब है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारे किसान भारतीय भाई बहन जो गन्ने को लेकर के इस कड़ाके की ठंडक में रात भर जो है वो कष्ट भोगते हैं, मिलों के आगे जो है वो मैंने इस कड़ाके की ठंड को झेलते हैं, इंतजार करते हैं। इस तरह के सारे कष्टों का निवारण जो है वो भारतीय आवाम ताकत के मस्तिष्क में है, उसके विचार में उसको दूर करेगा।
इसी तरह की सभी, और कुटीर उद्योग को विकसित करेगा। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जरूर लागू करेगा, क्योंकि पूंजी के भाव में उनका जो भी भूमधरी के खेत हैं वो उतनी लाभकारी लाभकारी नहीं वो बन पाते हैं। पूंजीपतियों के पास है, उद्योगपतियों के पास है, तो उनको लाएगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके एक बड़ा सा फार्म वो बन जाएगा, और फिर जो भी उसमें लाभांश आएगा, प्रॉफिट आएगी, उसमें एक सर्वमान्य उसका प्रतिशत हिस्सेदारी उनको मिल जाएगी बगैर किसी परेशानी के। यदि उनको खुद की पूंजी में लगाना है तो खुद की पूंजी भी लगा सकते हैं, उससे से उनका जो लाभांश में जो हिस्सेदारी है वो उसी अनुसार बढ़ भी जाएगी। तो दोनों व्यवस्थाओं के अनुसार जो है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, क्योंकि पूंजी जो है पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पास है, और वो उद्योग जो है वो लगाना भी चाहते हैं, पूंजी लगाना भी चाहते हैं। और हमारे जो सीमांत किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके पास पूंजी है भी नहीं, और पूंजी के द्वारा जो है वो एक लाभकारी स्थिति में आ जाएगा वो खेती जो है। इससे भी उनके काफ़ी परेशानियाँ, जब पैसा रुपया उनके हाथ में आएगा तो काफ़ी परेशानियाँ उनकी दूर होंगी और दूर की जाएगी। और फिर इस बार कुटीर उद्योग तो मैंने खुशहाली ही ला देगा। तो काफ़ी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी दल के मस्तिष्क में है, जहन में है, सोच में है। जब भी आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, निश्चित है कि उस उपकरण के द्वारा ये सारी चीज़ें आपको भारतीय अवाम ताकत दल मुहैया करवाएगा। ये रोजगार और बेरोजगारी, ये क्या देंगे? रोजगार बेरोजगारी, ये समाजवादी पार्टी के लोग रोजगार तो दे नहीं पाए, ये देते थे बेरोजगारी भत्ता। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, उनको रोजगार चाहिए। रोजगार भत्ता नहीं चाहिए उनको। लेकिन बेरोजगारी भत्ता देने वाले आज एक झूठे वादे के रूप में कह रहे हैं कि हम जो है वो रोजगार देंगे। तो सवाल है कि वो जितने भी ये राजनीतिक दल हैं, एक तो समाज को बांटते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा, झूठ बोलते हैं, झूठे वादे, और हमारी जनता इन्हीं के झूठे वादों में आज तक उसका शिकार होती आएगी। तो लेकिन मान लीजिए रोजगार की भी बात है, तो रोजगार के पहले जो शिक्षा की गुणवत्ता है उस पर वो ध्यान देगी जो है। मान लीजिए हमारे 2 करोड़ लोग हैं, अब उसमें कितनी गुणवत्ता है ये समस्या है। इसका असर ये होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी लगी, कोई उद्योग लगा, तो उद्योग या कंपनी जो योग्य होगा उसी को वो लेगा, बाकी लोग फिर से यानी बेरोजगार। तो शिक्षा की गुणवत्ता जो है बहुत जरूरी है। तो उनको देखिए, सवाल इस बात का कि उनको रोजगार चाहिए। मान लीजिए वो उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और उतनी अपेक्षित जो है गुणवत्ता उनमें नहीं आई है, तो उनको कोई न कोई स्किल, कोई न कोई कौशल उनको सीखना होगा। और इस तरह से रोजगार खुद उनको मिले और वो रोजगार देने वाले भी बन जाए। तो एक स्कीम जो है ये मोदी सरकार की या एनडीए सरकार की एक है कौशल विकास। तो एक कोई न कोई कौशल आपका उसको विकसित करके और मुद्रा योजना, लोन बगैर किसी इंटरेस्ट के कुछ है उसमें। तो कौशल विकास और मुद्रा योजना को मिला करके जो है काफ़ी इस तरह से जो है वो रोजगार दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी दल इसी को चुस्त दुरुस्त करेगा। सरकारी नौकरी के लिए भी
जो है और गुणवत्ता के लिए जो है हम नहीं कहते कि दोबारा आप वो पढ़ाई करिए, लेकिन अपने अपने ज्ञान को जो है हमेशा अपडेट वो करते रहिए। तो सरकारी नौकरी में भी और इस तरह की जो समस्या है कि पेपर लीक हो गया और 2-2 साल के एग्जाम हो गया और उसके रिजल्ट नहीं, इस तरह की सारी समस्याओं से भारतीय जनता दल अपने जो बच्चे हैं उनको निजात दिलाएगा। और अब गुणवत्ता, अच्छा, और जो है जितनी संस्थाएं ये सब जो है समाजवादी पार्टी के लोगों इन सबों ने यानी भ्रष्टाचार करके और पैसे ले करके तमाम यानी शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या करने वाले संस्थानों को इन सबों ने कुकुर मुत्तों की तरह जो है खड़ा कर दिया है। तमाम जो है वो डिग्री कॉलेजेस और जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और जो है मैनेजमेंट कॉलेजेस, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सब जो है भ्रष्टाचार और जो है पैसे ले करके कुकुर मुत्तों की तरह ये शिक्षा की गुणवत्ता की हत्या करने वाले का एक तांता वो लगा हुआ है। तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ाने और उनमें गुणवत्ता का अभाव होने में इनकी भूमिका जो है सबसे ज्यादा है। तो इस समस्या पर भी जो है वो काफी वो ध्यान देगा इस समस्या पर भी भारतीय अवाम ताकत दल बिल्कुल ध्यान देगा। और शिक्षा में जो व्यवसायीकरण आ गया है, लंबी कैपिटेशन फीस, डोनेशन, इसको भी समाप्त करेगा। ये जो है हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कैपिटेशन फीस और डोनेशन का। देखिए, ये सारी समस्याओं का कोई भी जिक्र नहीं करता है, कोई भी पार्टी, कोई भी दल जिक्र नहीं, लेकिन भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन समस्याओं को बताता भी है। और जब भी अपने आदरणीय भारतीय अवाम का आशीर्वाद के जरिए वो सत्ता का उपकरण भारतीय अवाम ताकत दल को मिलेगा, इस सारी बातों को करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा और करेगा भी। और उसमें सबसे जरूरी है नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा से पहले बताया गया है कि जो हमारे संत रहे हैं, जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस हैं और नानक हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, ये संत हैं, इनकी वाणियाँ, वो कौन वाणी? मानवता केंद्रित और इंसानियत की खिदमत करने वाले, उनको इज्जत बख्शने वाले, इस तरह के उनके उपदेश और वाणियाँ। तो उन वाणियों का संकलन और कुछ हमारे तुलसीदास के, हमारे रहीमदास के, हमारे रसखान के, सूरदास के भी वो जो है कुछ उनके कुछ दोहे और वो उनकी छोटी छोटी कविताएं, लेकिन वही मानवता केंद्रित और आपसी भाईचारा बढ़ाने वाले। और संत में जब बात आई थी कि हमारे रामकृष्ण परमहंस और कबीर, नानक, रविदास और सूफी संत, ये भी महान आत्माएं हुई हैं अपने इस पावन धरती के। तो उनकी जो उनके वो उपदेश, उनकी वो वाणी जो कि मानवता केंद्रित हो और इंसानियत को अहमियत देती हो और इंसान की खिदमत की बात सिखाती हो, भाईचारा बढ़ाती हो, इस तरह के उनके उपदेशों का एक संकलन। तो यह हमारी नैतिक शिक्षा का एक भाग होगा। दूसरा भाग जो होगा वो हमारे अमर शहीद और राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी
हमारे जो अमर योद्धा रहे हैं भारत की आज़ादी का, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस। ये तो बताया गया ना कि खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बिहार के थे, और उनका उल्लेख विशेष रूप से इसलिए है कि वो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले हमारे वो क्रांतिकारी योद्धा थे। सबसे कम 12 वर्ष। अब कोई कल्पना कर सकता है, इसलिए उनका उल्लेख विशेष रूप से है, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार के थे, हमारे खुदीराम बोस अमर शहीद। और श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई वो तो झांसी से थी, श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक से थी, और सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, और श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड की जनजात से आती थी। तो इनकी जीवनी और बाबा साहब और हमारे ये स्वामी विवेकानंद, तो इनसे जो है यानी राष्ट्र इससे बच्चों का जो हमारे भविष्य है, इस देश के भविष्य है, उनका चरित्र का निर्माण ये जरूरी है। तो और ये हर एक विद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो आपके नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित हो, चाहे वो पंचायत के द्वारा संचालित हो, चाहे वो मदरसा चल रहा हो, चाहे वो कॉन्वेंट चल रहा हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो, चाहे वो गुरुकुल हो, सब में ये अनिवार्य रहेगा। और अब चूंकि सरकारी नौकर भी यानी जो सिविल सर्वेंट है, जो सरकारी कर्मचारी, उनमें भी इस तरह की नैतिकता का होना जरूरी है। तो इन्हीं के साथ जो है, जो रोजगार दफ्तर है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, तो इसी की दोबारा वैसे तो पढ़ते समय तो ये कोर्स रहेगा ही, लेकिन फिर इसकी परीक्षा पास करने के बाद ही वो रोजगार दफ्तरों में या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में वो पंजीकृत हो पाएंगे। तो वो परीक्षा परीक्षा की मोडेलिटीज जो है अभी इस पे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें साइको टेस्ट भी रहेगा, यानी एक मनोवैज्ञानिक भी परीक्षा रहेगी कि जितना उन्होंने पढ़ा उसका उनके दिलो दिमाग पर कितना असर हुआ है, क्या असर हुआ है, ये भी जानना जरूरी होता है। और जब वो और सारे जितने भी रोजगार हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे वो निगम के हों, और यहाँ तक कि निजी संस्थान भी जो उनको रोजगार देना है, इन्हीं रोजगार दफ्तरों से, इन्हीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से ही उठाना है उनको, ताकि इसी तरह के नैतिक शिक्षा और नैतिक मानसिकता वाले लोग ही जो है वो सरकारी तंत्र में जाएंगे। और जो उच्च जो सेवाएं हैं, जैसे IAS है और सिविल सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, और जो प्रदेश की जो PCS है, उसमें ये इस तरह का जो नैतिक शिक्षा का जो परीक्षा होगी, उसकी जांच जो होगी, वो थोड़ा सा गहन हो जाएगी। अब कैसे होगी वो उसकी मॉडलिटी और उसके तौर तरीके का वर्णन यहाँ पर मुमकिन नहीं है। तो और यही नहीं, बल्कि भारतीय जनता दल ने तो ये भी सोच रखा है कि जो सरकारी कार्यरत हैं उनका भी जो है ये यानी नैतिकता और राष्ट्रभक्ति के विषय में ये मैंने वो कम से कम साइको टेस्ट तो करवाएगा ही। और जो कर्मचारी उसके अनुरूप नहीं पाया जाएगा, उनको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट बाहर कर देगा। तो तंत्र भी जो है नैतिक रूप से और अवाम परस्ती और देशभक्ति के जज्बे वाला ही होना चाहिए। तो ये सारी कुछ सोच है
भारतीय अवाम ताकत दल की जब वो आपके लिए करेगा, खिदमत करेगा और सब उपलब्ध और मुहैया करवाएगा, सब आपके सामने होगा। तो यह तो भारतीय अवाम ताकत दल के जहन में ये सारी बातें हैं और अपनी अवाम के लिए ये सोचता है जब भी मौका आएगा ऐसा इसी लाइन पर, इसी रेखा पर, इसी रास्ते पर चल करके वो खिदमत करेगा, आपको प्रतिष्ठा बख्शेगा भारतीय नागरिक के रूप में। ये तो इसकी सोच है। जरा देखिए, ये राजनीतिक दल एक तो समाज में विघटन पैदा करके ये वोट सत्ता हथियाने की साजिश करते हैं, नंबर 1, और कभी भी आवाम के दुख दर्द की बात नहीं करते हैं। ये अखिलेश महोदय क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी आ रही है, बीजेपी जा रही है, जनता जो है बीजेपी को हराने के लिए बैठी है और हम आ रहे हैं। सिर्फ अहंकार, ऐसे अहंकारी की यानी हमारी आवाम को जरूरत नहीं है। और दूसरे चीज, इनका चरित्र जो है हमारी आवाम ने देख रखा है। ये चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, इनका सबसे बड़ी विशेषता रहती है गुंडाराज। गुंडाराज जो है सामान्य नागरिक की स्थिति के ठीक वो यानी विपरीत। सामान्य नागरिक चाहता है कि बिल्कुल बेखौफ और बगैर किसी दबाव के हम अपना जीवन निर्वहन करें। और ये हमेशा गुंडाराज, दादाओं का, माफियों का, तो ऐसे लोग जो है बिल्कुल त्याज्य हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, न तो इस देश को, न तो उत्तर प्रदेश को, न तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। और वैसा ही जो है ये बहुजन समाज पार्टी, मैं कल देख रहा था कि वो बस कि कानून व्यवस्था, अरे कैसा कानून व्यवस्था तो बताए वो, जो कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार दोनों साथ साथ नहीं वो चल सकते। एक तो मायावती खुद भ्रष्ट भी है, पैसे ले करके वो टिकट बांटती है, और जब वो शासन में रहती है तो काफी तंत्र को जो है वो भ्रष्ट बनाती है। तो आप भ्रष्ट भी रहें और आप जो है वो कानून व्यवस्था भी ठीक करें, ऐसा मुमकिन होता ही नहीं है। जो है शासन चुस्त दुरुस्त जो है तभी हो सकता है जबकि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो यह भी दावा जो है उनके जो मायावती के जो चंगू मंगू हैं जो कर रहे थे वो बिल्कुल झूठा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी जनता की बात नहीं करते हैं। बस हम आने वाले हैं, मेरी सरकार बन रही, बस ये झूठा। अब जरा सोचिए कि ये कौन होते होंगे ये कहने वाले। वो अधिकार हमारी आदरणीय आवाम का है, ये फैसला जो है उसका है, वो पावर जो है उसके हाथ में है। उसका जो अधिकार है, उसकी जो पावर है, उसकी जो सत्ता है, उसके ऊपर हम बैठ गए कि सरकार मेरी बन रही है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हैसियत है कि उनसे वोट मांगने की, इतनी भर है। लेकिन उनके अधिकार के ऊपर एक दूसरा अधिकार बैठ करके तुम कहो कि मेरी वो सरकार बन रही है, इसका मतलब कि तुम अहंकारी हो। इसीलिए भारतीय जनता दल का यह निवेदन है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि ऐसे अहंकारियों का अहंकार आप तोड़िए, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ये योगी हो। ये भी बोलते हैं कि 300 के पार। ये सब अहंकार के है, ये सब अहंकार का एक भौड़ा प्रदर्शन है। भारतीय जनता दल का बस यही कहना है कि हम तो भाई उनकी जो समस्याओं के विषय में उनको अवगत कराएंगे और कैसे दूर करेंगे उसकी भी एक रूपरेखा भी बताएंगे। अब उसको मैंने आशीर्वाद देना न देना
शुद्धता उसके हाथों में है। यदि वो दे देगी तो इस तरह की सेवा होगी। तो इसलिए ये फैसला, ये अधिकार और ये स्थिति हमारे आदरणीय आवाम की है। उसके अधिकार पर, उसकी प्रतिष्ठा पर, उसकी इज्जत पर हमको नहीं कुछ कहना है कि नहीं हम जीत रहे हैं, हम बिल्कुल हवा बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो अहंकार बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल नम्र है और विनम्र उसकी विनती है, इन अहंकारियों की तरह नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता दल ये निवेदन अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि कम से कम इनका अहंकार तोड़िए आप। तो इन सब के ऊपर एकता, सबके बीच में एकता, भारतीयता आधारित, ये जो है देश के लिए बहुत जरूरी है। और वो एकता आपसी सद्भाव और आपसी सम्मान, जैसा कि कई बार याद दिलाया गया है कि हमारे कुछ ऐसे तबके हैं जो ये कहते हैं कि साहब हम कुछ माने जो अपेक्षित आर्थिक स्थिति में ये नहीं भी हैं तो वो चलेगा, लेकिन हमको सम्मान चाहिए। और मैं भी वो महसूस करता हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल महसूस करता हूँ। मैंने बताया था कि अपने बेटे की शादी के पूर्व जो कार्यक्रम मैंने गांव देहात में किया था और जो एक कोशिश की थी, खास करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, जिनको आप लोग हरिजन इत्यादि कहते हैं, खैर वो उचित नहीं है। हम तो भारतीय अवाम ताकत दल तो उनको बस कहता है कि हमारे ये भारतीय भाई बहन हैं, लेकिन वो उपेक्षित हैं, वो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए उनके लिए जो संबोधन है वो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन। तो उनको जो है जब मैंने उनको आमंत्रित किया गया और सामने खाट पे बिठाया गया, हालांकि कुछ रूढ़िवादी सोच के लोग बहुत विचित्र निगाहों से हमको देख रहे थे और बहुत आश्चर्य जो भी है, लेकिन मैंने कहा भाई कि समाज में समरसता ये लानी है, सम्मान देना है, तो तरीका यही है। तो हमारे भारतीय समाज के मैंने कुछ ऐसे तबके हैं जो सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। इस चीज का एहसास हमारे पूरे भारतीय समाज को होना चाहिए और भारतीय जनता के दल को बिल्कुल वो अच्छी तरह से है। तो ससम्मान, भारतीयता के आधार पर एकता, और शायद यही वजह है कि हमारे जो इन्हीं तबकों से वो भारतीय भाई बहन, जबकि जो हम माने बताने की कोशिश करते हैं, माने संविधान की बात बताते हैं और वो अमर शहीदों की बात बताते हैं, तो हो सकता है कि ये उतनी बात माने वो समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन इतना वो समझते हैं कि इस देश में एकता बहुत जरूरी है, सबको साथ में आना जरूरी है, भारतीयता बहुत जरूरी है और सबको समान रूप से सम्मान, इज्जत मिलना भी जरूरी है। तो इन्हीं बातों का वो आकलन करके निश्चित वो जो है मैंने इसे भारतीय एकता के मुहिम में, भारतीय भाईचारा की मुहिम में शरीक हो रहे हैं। यही तो ताकत है। तो भारतीय एकता जो है मिलानी है, ये कोशिश है भारतीय अवाम ताकत दल का और जो अवाम इसमें शरीक हो रहे हैं उसका। लेकिन उसके विपरीत जो इस समाज को तोड़ रहे हैं उनका भी नज़ारा तो आप देख लीजिए। एक है भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले तो राष्ट्रवाद का मुखौटा के आधार पर बहुत इसने वोट बटोरा, सत्ता हथियाई। अब जो है भारतीय एकता के जवाब में क्या बोल रही है? हिंदू एकता। कभी बोलती है जातीय एकता, और उनके अमित शाह जो है वो निषाद सम्मेलन कर रहे हैं, कभी वो गुर्जर सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे लोग इस देश के लिए और अपने भारतीय समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं।
और ये वही अमित शाह हैं कि जब हमारे माताएं और बहनें इस्लाम आस्था की इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की माताएं बहनों को इस देश विरोधी ताकतों ने उनके मासूम दिलो दिमाग में जहर भर दिया, किसका? झूठ और अफवाह का। और भर करके शाहीन बाग जो है वो ट्रैफिक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन है, वहीं पर बिठा दिया ताकि जनता को अधिक से अधिक तकलीफ हो। और कोई भी इनका कार्यकर्ता अमित शाह जी का, जो कि हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, कोई गया नहीं। 12 करोड़ दावा करते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी जो है वो राजनीतिक दल है, हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। तो लेकिन कोई भी पदाधिकारी, कोई भी इनका कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री उन माताओं और बहनों के पास गया नहीं। ये क्या दिखाता है? ये अहंकार ही तो दिखाता है। अरे वो भी इस देश की आदरणीय हमारी माताएं और बहनें हैं। इतना तो दिमाग में आना चाहिए ना। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर क्या गंदी गंदी बातें जो है उनके खिलाफ लिखी गई कि इनको बिरयानी मिलती है, 500 रुपये मिलते हैं, और भी इससे भी घटिया स्तर के। तो ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, भले मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सबका साथ, ये सब झूठा है, बिल्कुल झूठा है। और इतनी इनके जमाने में इतनी हिंसाएं हुई, इतने आंदोलन हुए, इसकी वजह सिर्फ जो है वो ये मोदी जी हैं। मोदी जी ने पूरा मौका दिया। और इस बात को कौन मानेगा? मोदी मुझे बताया, ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो, और हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हैं, और हमारे पास 12 करोड़ जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की फौज है। वो किस काम की है? मुट्ठी भर जीएनपीसी के और मुट्ठी भर वाम दलों के वो झूठ और अफवाह फैला ले जाते हैं हमारे आदरणीय आवाम के बीच में, और खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के। वो बार बार शिकार होते हैं और ये बोलते हैं कि हमारे पास 12 करोड़ लोग हैं। और अब तो बातें सामने आ रही कि ये कभी कभी जाते नहीं है, इनकी मानसिकता रहती है। और वो चुनाव के वक्त में भले पहुंच जाए और वो पैर छूले, बात दूसरी है, लेकिन अक्सर इनकी मानसिकता और इनकी गतिविधि ये रहती है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इनके लोग जाते नहीं है, मिलते नहीं है। ये 12 करोड़ नहीं ये 100 करोड़ भी बन जाए, लेकिन इनकी मानसिकता ये रहती है। तो और ये न करके, बल्कि सबका साथ सबका विश्वास का ये एक झूठा ढिढोरा ये पीटते रहते हैं। तो इनको पहचानने की जरूरत है। और सबसे खतरनाक जो बीजेपी का ये है कि इनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है कि देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल रहे हैं ये। देखिए, थोड़ी खुशी की बात यह है कि अब ये गद्दार राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर भी अब देखने को मिल रहा है कि जनता इसको गद्दार वो कहना शुरू कर दी है। इस राहुल गांधी को जनता गद्दार कहना, जो डोकलाम के मुद्दे पर, ये भारतीय जनता खुद बताए ना, जो डोकलाम के मुद्दे पर, जबकि भारत और चीन के बीच में, अपने दुश्मन चीन और अपने देश भारत के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलने गया था। इस चीज को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने।
अब ये मिलकर के उसने क्या बात की, कौन सी जो है हमारे माने कि वो संगीन, मार्मिक, संवेदनशील और देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां उसने वो अपने दुश्मन चीन को दी। ये सारे विषय जो है बहुत बहुत गंभीर हैं। अब इसी विषय को जरा लीजिए। ये मोदी जी की सरकार, मोदी जी ने आज तक उसकी जांच की जहमत नहीं किया। उसने तो गद्दारी की, लेकिन मोदी जी ने आज तक जो है उसकी जांच तक नहीं किया। आखिर कि वो डोकलाम के मुद्दे पर जो रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलने गया था और मिला था, हालांकि शुरू में झूठ भी बोलता रहा। ये राहुल गांधी वो झूठ बोलता रहा कि हम नहीं मिले, लेकिन जब काफी उसको घेरा गया तब जाके कबूल आके हम मिले थे। तो ये मोदी सरकार आज तक उसकी जांच नहीं कराई कि आखिर जो वो मिला था तो उसने क्या बातें की। इसी तरह से तमाम वाकयात हैं कि मोदी सरकार और बीजेपी वाले इस गद्दार राहुल गांधी को, अब पूरी गद्दार जो है ये सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को किस तरह से बचा रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये साफ दिखता है। और इनके जितने भी सपा सालार हैं बीजेपी के, यूट्यूब पर अब देखेंगे तो मिलेगा इसको पप्पू मान करके तमाम जोक। ये क्या दिखाता है? यही तो शरारत है बीजेपी की कि इस गद्दार राहुल गांधी को पप्पू मान करके उसी में आनंदित रहिए, उसी के अफीम खाते रहिए, उसी में मस्त रहिए, लेकिन इसको गद्दार मत मानिए। लेकिन बीजेपी के लोग ये जाने, और मोदी महोदय भी जाने कि जनता अब जो है इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। और वो दिन दूर नहीं कि हमारे देश की जनता जवाहरलाल नेहरू को भी गद्दार के रूप में समझ जाएगी। वो दिन दूर नहीं कि जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी को भी इस देश का गद्दार के रूप में समझ जाएगी। वो दिन दूर नहीं कि वो इंदिरा गांधी को भी इस देश का बहुत बड़ा गद्दार के रूप में समझ जाएगी। वो दिन दूर नहीं कि राजीव गांधी को भी इस देश का सबसे बड़े गद्दार के रूप में समझ जाएगी। और इस बात की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई वो इंदिरा गांधी को कैसे आप वो गद्दार कहते हैं, जिस 1971, अच्छा इसको ये सब जो जेएनपीसी के जो चमचे चंगू मंगू या उसके जो क्रॉनीज और उसके साइकोफाइंट्स चमचे कहते हैं कि अरे वो तो शहीद हो गए। मतलब कितना उल्टा असल बात है। मैंने बताया था कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझ लें कि जितने भी बड़े अपराधी होते हैं वो उतना ही माने कि इस एक सशक्त वकील भी रखते हैं। वकील क्या मतलब? झूठ बोलना और अफवाह फैलाना, ये इसी में, और वो भी बड़े हैंकड़ी के साथ, छाती तान करके। तो ये हर वक्त जो है ये सब हमारे देश में झूठ और अफवाह फैलाते हैं जेएनपीसी वाले। जेएनपीसी का नेता हो, प्रवक्ता हो, और राहुल गांधी तो खैर इसमें माहिर है ही। लेकिन सारा मौका देने वाले कौन है? मोदी जी। तो मोदी जी की हमारे देश के खिलाफ जो माने जो दुश्मनी है, जो देशद्रोह है, वो यानी कई रूपों में तकलीफ दे रही है। तो जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के जितने भी ये चंगू मंगू हैं, जितने भी उसके माने चमचे हैं या साइकोफाइंट्स और क्रॉनीज हैं, वो कहते रहते हैं कि इस नेहरू परिवार से 2 शहीद हो गए। कौन शहीद हो गए? एक इंदिरा गांधी और उसका बेटा राजीव गांधी। देश को जानना चाहिए और सबसे पहले जेएनपीसी को जानना चाहिए
और हमारे अवाम इसी जेएनपीसी के सभी नेताओं से पूछे कि खालिस्तानी आतंकवाद की नींव रखा, इसने प्लांट करवाया इस गद्दार इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब में। कैसे? भिंडरावाले को आगे करके। भिंडरावाला एक बहुत खूंखार किस्म का आतंकवादी था, उसको शह देने वाली यही गद्दार इंदिरा गांधी ही थी। और उसका तांडव के विषय में यदि हम वर्णन करना शुरू कर दें तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सबको पता है। तो खालिस्तानी आतंकवाद पंजाब से इसने जो है उसकी स्थापना की, उसकी नींव डाला और खालिस्तानी आतंकवाद में पूरा देश को झोंक दिया। तो जिस खालिस्तानी आतंकवाद के आग में इस गद्दार इंदिरा गांधी ने झोंका, उसी में ये भी स्वाहा हो गई। जो स्वाहा हो गई उसको ये कांग्रेसी ये जेएनपीसी वाले चमचे बोलते हैं कि वो शहीद हो गए। तो ये चूंकि झूठ ही बोलते हैं। हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों, इस जेएनपीसी की एक बात को न सुने या सुन भी लें तो गौर न करें, या सुनने के बाद उसके हर बात को कूड़ेदान में डाल दें, बहुत कल्याण हो जाएगा। जेएनपीसी के किसी भी वो नेता का, चाहे राहुल से लेकर के कोई भी कार्यकर्ता का, हर बात को सुन करके उसको कूड़ेदान में डालते रहिए, बहुत कुछ कल्याण हो जाएगा। और इसी संबंध में ये बदजुबान बहुत होते हैं। मैंने जब से सत्ता छीनी है, मैंने 2014 से, तब से इनको डिमेंशिया, पागलपन हो गया है बदजुबानी का। मोदी जी बुरा हो बात, लेकिन कम से कम सम्मान देने का, मैं भी बस मोदी जी मैं कहता हूं, और देश को इन्होंने बहुत तकलीफ दी, ये भी सही है। वो खुद देश के साथ गद्दारी तो नहीं करते हैं चूंकि, लेकिन सिर्फ वोट के लिए ये इन सारी गद्दार ताकतों को और देश विरोधी ताकतों को जो पाल रहे हैं, ये जो है इसके कारण जो है वो उनकी गद्दारी जो है वो माने इस रूप में देखी जा रही है। लेकिन डायरेक्टली कोई उनके इसकी गतिविधि नहीं है जेएनपीसी वालों की तरह जो है कि देश के खिलाफ गद्दारी करते हो। लेकिन देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जेएनपीसी वाले। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल उनको सम्मान देना जो है वो फर्ज समझता है। गुस्सा भी है लेकिन फर्ज समझता है। लेकिन ये जो है जेएनपीसी वाले एक तो गद्दार भी हैं, देश के डकैत भी हैं, लुटेरे भी हैं, सबसे बड़े अफसाब भी हैं और बदजुबान भी हैं। उसका छोटा सा वो कार्यकर्ता जेएनपीसी का कहता है कि ये जोकर है, कोई कहता है कि ये मौत का सौदागर है। और कुछ साल पहले वो था ना, मणिशंकर अय्यर बोला था कि ये चाय वाला है, ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। मैं कह देता हूं नहीं बनेगा और बहुत हो सकता है तो ये उसको चाय बेचनी है तो यहीं पर मैं एक दुकान जो है वो खुलवा दूंगा। इस तरह की बदजुबानी और दुर्भावना जेएनपीसी वाले कौन? इस देश का अभिशाप। लेकिन फिर इसके लिए जिम्मेदार है मोदी जी, जिसको पैक करके जिस वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को इन समूह का, और कई बार बोला गया है कि भाई इन समूह का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजिए। लेकिन मोदी जी इटली भेजने वाले नहीं हैं। इस देश को तकलीफ देना है इनको, यही इनकी गद्दारी है देश के खिलाफ। तो बदजुबान बहुत हैं सब।
और दूसरा ये सब इसके चमचे जेएनपीसी के जो मुझे बोलते रहते हैं कि राजीव गांधी का। इसी गद्दार इंदिरा गांधी ने एलटीटी की ट्रेनिंग करवाई थी देहरादून में। ये सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई जान लें। एलटीटी का आतंकवाद हमारे दक्षिण भारत होते हुए पूरा फैल रहा था। पूरा उसके गिरफ्त में उसके गिरफ्त में ये पूरा भारत आ गया था। तो जिस एलटीटी आतंकवाद की आग में इस इंदिरा गांधी ने इस देश को झोंका और उसको बढ़ावा इसने भी दिया था। एलटीटी आतंकवाद को बढ़ावा जो है उसका बेटा और गद्दार जो है राजीव गांधी ने भी दिया था। तो उसी एलटीटी के आतंकवाद के आग में उसका बेटा भी जो है वो उसमें वो खाक हो गया। जो आग लगाई थी आतंकवाद का उसी में जो है वो भी स्वाहा हो गया। तो जो स्वाहा हो गया उसी के लगाई हुई आग में, तो इसको क्या वो शहीद हो गया। गद्दार इंदिरा गांधी के द्वारा आतंकवाद की आग जो लगाई गई उसी में जो स्वाहा हो गई तो उसको बोलते कि शहीद हो गई। और ये जब सब झूठ बोलते हैं तो वहीं पर इस तरह के जब भी झूठ जेएनपीसी के नेता बोलते हैं कि इस परिवार से दो लोग शहीद हो गए, तो और काफी दम्भ के साथ, काफी जो है वो मैंने काफी हैगड़ी के साथ, तो वहीं पर ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भीगी बिल्ली की तरह वो सुनते रहते हैं। एंकर भी सुनता रहता है। ये हालत है। तो हर तरह से जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप जेएनपीसी, सबसे बड़ा वो माने इस देश के दुश्मन, उसको ये पूरा मौका देते हैं झूठ भी बोलने का, हैंकड़ी भी दिखाने का, अपशब्द भी कहने का, बदजुबानी भी करने का, और देश के साथ वो गद्दारी करने का भी। तो लेकिन ये मोदी महोदय, बीजेपी वाले जान लें कि देश अब जो है जो सोशल मीडिया से जो संकेत आ रहे हैं, इस राहुल को गद्दार कहना शुरू कर दिया है। अब बचा रहे हैं उसको ना। आप कह रहे हैं कि पप्पू इसको मानिए ना। अब वो पप्पू मानने को तैयार नहीं है। जनता कह रही नहीं ये गद्दार है। लेकिन जो इस गद्दार को पप्पू मान करके, पप्पू माने गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, जो साजिश कर रहा है बीजेपी, एक दिन वो भी इसी गद्दारी के लपेटे में आएगी। और जनता इसको बीजेपी को भी पहचानेगी कि ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके इन गद्दारों की कैसे वो रक्षा कर रही है। ये स्थिति आने वाली है। और इन गद्दारों की पहचान करना बहुत जरूरी है। सारा जो है वो क्या कराए जो है बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। इतने हाईवेज बने थे हमारे दिल्ली के इधर उधर, इन समझ 3 महीना वो जाम करवा दिया इसी जेएनपीसी वालों ने और वामपंथियों ने। और उसमें हमारे करीब 700 से ऊपर हमारे जो किसान भारतीय भाई बहन मर गए। उसका भी इल्जाम जो इसी बीजेपी के ऊपर ठोकते हैं। इन सबों ने जो है एक बड़ा वो यानी विध्वंस किया और यानी रोड जाम कर दिया और सड़कों को जाम करके हमारे दिल्ली में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, जो दिल्ली के बाहर उनके आस पड़ोस के भारतीय भाई बहन हैं, उनका जीवन नरक बना दिया। कि कितने के रोजगार छूट गए, कि कितने के धंधे छूट गए हैं। उसका सारा का इल्जाम जो है वो ये जेएनपीसी वाले, वाम दल वाले वो बीजेपी के ऊपर ही ठोक दिए। और ये मोदी महोदय ने पता नहीं कि किस मानसिकता के तहत जो है घुटने टेक दिया उन्होंने। ये बार देश विरोधी ताकतों के आगे वो घुटने टेकते हैं। लेकिन विशेषता देखिए कि ये मोदी महोदय जहां पर देश विरोधी ताकतों को पालते हैं, वहीं पर भारतीय अवाम ताकत दल से दुश्मनी कर रहे हैं उसके लोग।
देखिए, भारतीय ताकत दल जो कि एकता की मुहिम में लगा हुआ है, एकता का प्रयास कर रहा है, और ये भी एक वो राष्ट्रवाद के कम घोटा पहने हुए हैं, लेकिन उनकी दुश्मनी उसे जेएनपीसी से नहीं है, उस भारतीय ताकत दल से है जो कि इस देश में एकता लाना चाहता है। तो इनके पाखंड को पर्दाफाश करना है और इनको नष्ट में नाबूद करना है। तो इनको नष्ट में नाबूद करने की जिम्मेदारी और अधिकार, पावर आपके पास है, भारतीयता के आधार पर एक होकर के, और इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए बिल्कुल मन में ठानिए, प्रतिबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए, और ईवीएम मशीन पर साबित करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।